हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लेखन कौशल के उपकौशल। डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे तो हमारा 16 नंबर प्रॉपर मिलेगा। देखेंगे लेखन कौशल, ऐसे पहले हम हेडिंग देंगे और उसके बाद हमें इस तरीके का जो है वो चार्ट ड्रॉ करना है, या फिर आप इसे डायग्राम भी बोल सकते हैं। एक एक करके लिखना है। यहाँ मैंने 6 लाइन दी है, जबकि एक यहाँ है पाठ जागरूकता। उसके बाद हम लेखन शैली जो है या फिर लेखन कौशल जो है उसके बारे में लिखेंगे, वो कैसे प्रभावित करता है। तो हम पहले देखेंगे पैराग्राफ में। पहला है यांत्रिक उपकौशल। इसमें क्या होता है, हस्तलेखन, यानी कि जो लिखने की जो है, जो हाथ से हम जो चीज़ लिखते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और पठनीय लेखन कौशल होनी चाहिए। यानी कि जो हम स्पष्ट लिखेंगे वो पढ़ने योग्य होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो पढ़ पढ़ कर लेखन कौशल को चेक कर सकता है। उसके बाद आता है वर्तनी। वर्तनी जो है, जैसे कि अगर हम लेखन कौशल को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो शब्द हम लिख रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। वाक्य संरचना, इसमें क्या होता है, व्याकरण के नियमों के अनुसार सही वाक्य बनाना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ बना रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं पूरा, तो वो शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आता है चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह जो होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर रुकने वाला होगा, कहाँ पर मतलब स्टार्ट करने के लिए होगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, बिंदु लगेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है भाषा संबंधित उपकौशल। इसमें क्या होता है, शब्दावली। अब हम देखेंगे शब्दावली। उपयुक्त शब्दों को पर्यायवाची शब्द में शब्दों का सही चयन करना। यानी कि जब हम कोई शब्दावली लेते हैं तो पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची एक जैसे शब्द जो होते हैं उसको भी हम चयन कर सकते हैं कभी कभी। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है, सही व्याकरण का प्रयोग करना। यानी कि जो हम कोई वाक्य ले रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो उसमें सही सही व्याकरण हमें लिखना पड़ेगा। शैली, औपचारिक और अनौपचारिक लेखन में विभिन्नताएं को समझना। यानी कि औपचारिक जो किसके लिए, दफ्तर के लिए, यानी कि घर से बाहर जो काम काज होते हैं ऑफिशियल, उसमें कैसे लेखन शैली होनी चाहिए। जो घर के कागजी कार्रवाई होती है उसके लिए हमें कैसे लेखन चाहिए, वो स्पष्टता, संप्रेषण बोधगम, यानी कि एकदम स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। अब आता है तीसरा, संज्ञानात्मक उपकौशल। इसमें क्या होगा कि विचारों का संगठन। विचारों का संगठन यानी कि कोई भी विषय वस्तु को अगर हम पढ़ रहे हैं और या फिर किसी के सामने हमें प्रस्तुत करना है तो उसे क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सजाकर लाइन बाय लाइन हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण सोच। महत्वपूर्ण सोच यानी कि गहराई में जाकर जितनी भी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करना। यानी कि जितना भी उन्होंने सोचा है, जितना भी उन्होंने विचारा है, उसको एक सटीक लाइन में हमें किसी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद आता है संबंधित जानकारी का चयन। इसमें क्या होता है कि आवश्यक तथ्यों और विवरणों को चुनना। यानी कि इसमें वही आवश्यक चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है बताना, तो उसी चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। 4 नंबर है रचनात्मक उपकौशल। इसमें क्या होता है, कहानी कहने की क्षमता, रोचक और आकर्षक कथाएं लिखना, या फिर कल्पना शीलता। उसमें क्या होता है, नए विचारों को, दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना होता है। या फिर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या होता है कि विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। तो ये सारी चीज़ें जो है रचनात्मक कौशल में आता है। रचनात्मक कौशल में कल्पनाशील, यानी कि कल्पना करके नए नए विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं। अभिव्यक्ति, विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे बना सकते हैं। अपने विचार को भी कोई आसान तरीके से लिखता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए चार्ट वगैरह तैयार करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति। 5 नंबर देखेंगे संपादन और संशोधन उपकौशल। इसमें क्या होता है कि स्वयं संपादन करना, लेखन की गलतियों को पहचानना और सुधारना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की कॉपी को चेक करते हैं। कभी कभी मैडम कहती है मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, आप अपनी कॉपी को खुद से करेक्शन कर सकते हैं, अपनी गलती को पहचान सकते हैं। उसके बाद है प्रूफ रीडिंग। इसमें क्या होता है, व्याकरण, वर्तनी और संरचना की त्रुटियों को सुधारना। यानी कि कोई भी व्याकरण में कमी हो तो वहाँ पर हमें प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि त्रुटि को सुधार सकते हैं। उसके बाद है पुनर्लेखन। इसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार सामग्री में बदलाव और सुधार लाना या फिर सुधार करना। अगर कभी कभी हम मैडम को कॉपी चेक करवाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैडम कहते हैं आवश्यकता अनुसार इसकी और आवश्यकता है, एक पेज और लिखो और इसमें कुछ बदलाव करके लिखो, तो कुछ सामग्री ऐड करो। तो इसके लिए हमें पुनर्लेखन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आवश्यकता अनुसार हमें क्वेश्चन को और बढ़ाकर लिखना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार लाना पड़ता है, कुछ बदलाव करना पड़ता है, उसे हम पुनर्लेखन कहते हैं। उद्देश्य और पाठक को समझना। इसमें क्या होता है कि उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य पूर्ण लेखन। यानी कि कोई भी अगर हम लेख लिखते हैं तो कोई ना कोई हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारा उद्देश्य होता है। तो उसमें क्या होता है, लेखन का उद्देश्य स्पष्ट रखना चाहिए। यानी कि हमें क्या चीज़ की जानकारी देनी है या फिर क्या चीज़ की जानकारी लेनी है, तो इसके बारे में साफ और बड़े बड़े हेडिंग लाइन में पहले हमें लिखना पड़ता है। प्रेरित करना, मनोरंजन करना आदि। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हमें उद्देश्य है तो उसके बारे में हमें पूरी पहले जो है वो हेडिंग देनी पड़ती है। उसके बाद है पाठक केंद्रित लेखन। इसमें क्या होता है कि पाठक की रुचि
स्तर और आवश्यकता के अनुसार लिखना। यानी कि अगर हम किसी के लिए बुक लिख रहे हैं, किसी के लिए अगर किसी पर हम कहानी लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको इतनी रुचि और इतनी आकर्षक बना सकें कि वो व्यक्ति वो पढ़कर खुश हो जाए, या फिर दूसरा व्यक्ति भी उसको पढ़कर आकर्षित और अच्छा फ़ील करे। तो उसे हम क्या कहेंगे, पाठक केंद्रीय लेखन, यानी कि पढ़ने वाले के अकॉर्डिंग लेखन शैली होनी चाहिए। ये था हमारा डायग्राम के साथ लेखन और उपलेखन के प्रकार, और कई सारे मैंने पैराग्राफ भी दिए हैं और डायग्राम भी बनाया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।